ओके स्टूडेंट, मैं सुनील दुबे हंसध्वनि आईएएस की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताना है कि स्टूडेंट, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। एक एक लेक्चर को तैयार करने में बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो मेरी भी आपकी तरफ से अपेक्षा है कि आप मेरी इस मेहनत को समझें और चैनल को पॉपुलर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा प्रयास है कि आपको ज्योग्राफी के प्रत्येक सेक्शन की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को आपके सामने रखूं, आपकी तैयारी की वह संपूर्ण दिशा निर्धारित हो, जिससे आप एक अच्छा ज्ञानार्जन भी कर सकें और साथ साथ अपने पेपर के प्रति भी, अपने एग्ज़ाम के प्रति भी एक अच्छी तैयारी कर सकें। इसीलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक सूक्ष्म बात को मैं यहाँ पर उठाता हूँ। तो अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो थोड़ी सी आपकी तरफ से भी मेरी अपेक्षा है और आई होप कि आप मेरी अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या कंप्लीट किया था। तो पिछले क्लास का जो टॉपिक था वो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट। तो हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंप्लीट किया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंप्लीट करने के बाद प्रेशर बेल्ट पर मूव कर गए थे और प्रेशर बेल्ट पर हमने एक प्रेशर बेल्ट की चर्चा की। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हमारे ग्लोब में, हमारी पृथ्वी पर 7 प्रकार की प्रेशर बेल्ट पाई जाती हैं। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की चर्चा मैंने कल कंप्लीट की थी। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या कंप्लीट करना है। तो हमारा टॉपिक है दाब पेटियां। इस दाब पेटियां में आज हम जिस पेटी की चर्चा करेंगे वो है हमारी उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अब यहाँ पर ये हेडिंग से ही स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, उच्च होगा। तो स्टूडेंट, इस बात को समझने से पहले हम लोग एक चित्र का भी सहारा लेंगे। ये हमारी अर्थ हुई, ये हमारी इक्वेटर लाइन हुई। इस इक्वेटोरियल रीजन के पास ही 5 डिग्री इधर और उधर मैंने जिस पेटी की चर्चा की थी वो थी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। अच्छा, अब इसके ऊपर ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी पाई जाएगी। तो इसकी अवस्थिति क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के मध्य की एक छोटी सी पेटी, यानी इसकी उपस्थिति क्या है, 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री की ये पेटी साउथ, 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री साउथ कि ये हमारी पेटी है। और स्टूडेंट, हमें समझना है कि ये कैसी पेटी है। तो ये हाई प्रेशर, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर, उच्च दाब की पेटी है। तो देखिए, इससे संबंधित एक एक बात को मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसकी अवस्थिति क्या है। तो 30 से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में इसकी अवस्थिति पाई जाएगी। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात स्टूडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मेरा स्वभाव है कि पहले मैं आपको बात समझाता हूं और उस बात के परिप्रेक्ष्य में पॉइंट आपके सामने रखता हूं। तो उसी दृष्टिकोण से इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट, जब मैंने भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की चर्चा की थी तो आपको बताया था कि इस तरफ से और इस तरफ से आने वाली व्यापारिक पवनें आपस में यहाँ पर मिलती हैं, अभिसरित होती हैं, कन्वर्जेंट होती हैं। तो इसलिए ये जोन हमारा
कन्वर्जेंस जोन हुआ, अभिसरण का जोन हुआ। लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ये जो पेटी है जो कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, इससे हमारी पछुआ पवनें इस दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अभी अगली पेटी का स्ट्रक्चर मैं बाद में बनाऊंगा, फिलहाल अभी आप इतना समझें। अब ध्यान आपको रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इस पेटी से इधर पवनों का प्रसार हो रहा, प्रवाह हो रहा है, और इस पेटी से इधर प्रवाह हो रहा है। तो स्पष्ट है इस चित्र से कि पवनों का अभिसरण नहीं हो रहा है बल्कि अपसरण हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पेटी कैसी है, अपसरण पेटी है। यहाँ पर अभिसरण नहीं हो रहा है, अपसरण हो रहा है। तो ये इससे रिलेटेड दो बातें आपने सीखी। अब हमें सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि ये एक हाई प्रेशर बेल्ट है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर सूर्य तप अधिक प्राप्त होने की वजह से पवनें गर्म होकर के ऊर्ध्वगामी होती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, संवहनिक धाराएं कहते हैं। अब ये संवहनिक धाराएं हमारे धरातल से ऊपरी वायुमंडल की ओर ऊंचाई पर उठेंगी। तो आइए इनको हम लोग ऊपर उठाते हैं। अब ये ऊपर उठने के बाद पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये एक निश्चित सीमा के बाद अवतलित होंगी। एक निश्चित सीमा के बाद इनका अवतलन होगा, नीचे की ओर आएंगी। तो ये नीचे की ओर कहाँ पर जाएंगी, इसी 30 से लेके 35 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र पर ये पेटी, ये हवाएं अवतलित होती हैं, ये पवनें अवतलित होती हैं। अब स्टूडेंट इस बात को समझना कि यहाँ पर एक पेटी का निर्माण और करना होगा 60 से लेके 65 डिग्री के आसपास, 60 to 65 डिग्री। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फेयर पर भी यही सिचुएशन बनेगी। तो इस पेटी का जो नाम होता है वो होता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब स्टूडेंट आप समझें, इस बात को समझें कि ये पछुआ पवनें यहाँ पर जाने के बाद ध्रुवों की ओर से चलने वाली शीतल ध्रुवीय पवनों से टकराएंगी और टकराने के बाद ऊर्ध्वगमन करेंगी। जब ये पवनें ऊर्ध्वगमन करेंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि इनको भी पृथ्वी के घूर्णन गति की वजह से अवतलित होना पड़ेगा, और इनका अवतलन इधर से इस स्थान पर होगा और इधर से भी इसी स्थान पर होगा। अर्थात दोनों दिशा से, दोनों तरफ से, भूमध्य रेखीय क्षेत्र से और उपध्रुवीय क्षेत्र से पवनें अवतलित होती हैं 30 से 35 डिग्री की इस पेटी पर। तो इस अवतलन की वजह से निश्चित है कि यहाँ पर उच्च दाब की स्थिति आएगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, अवतलन हो रहा है। किसका, पवनों का, पवनों का अवतलन हो रहा है। अच्छा, पवनों का अवतलन हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, उच्च वायुदाब प्राप्त हुआ। तो इसका परिणाम क्या हुआ, उच्च वायुदाब, उच्च दाब वायुदाब यहाँ पर प्राप्त हुआ, हाई प्रेशर यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब स्टूडेंट हमें फिर से समझना है कुछ बातें, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे मैं आपको समझाता चलूंगा और ध्यान से बस आप कंसंट्रेट होकर बातों को समझना शुरू करें। अब जब यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, अर्थात ये पवनें जब अवतलित होंगी, तो पवनों का स्वभाव क्या है कि जब भी पवनें अवतलन करेंगी तो उनका कंप्रेशन होगा, उनका कंप्रेशन होगा। ये पवनें अवतलित हो रही हैं, तो यहाँ पर देखें ये संपीड़ित हो रही हैं। जब इनका संपीडन होगा, कंप्रेशन होगा, तो जब संपीडन की दशा हुई, ध्यान रखें, संपीडन का परिणाम क्या हुआ, अर्थात इसके आयतन में क्या हुआ, कमी आई, आयतन में कमी आई। तो जब आयतन में कमी आई तो घनत्व की क्या स्थिति होगी, घनत्व इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब घनत्व इसका बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक रूप है यहाँ पर ताप बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़े हुए घनत्व का परिणाम क्या है,
ताप वृद्धि, ताप वृद्धि। अब देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर पवनों के अवतलन की वजह से तापमान भी उच्च रहेगा, ताप की दशा क्या होगी, उच्च होगी। अब देखिए यहाँ पर दाब भी उच्च है, अब यहाँ पर ताप भी उच्च है। लेकिन स्टूडेंट यहीं से प्रश्न बनता है, यहीं से कंफ्यूज करने वाला प्रश्न बनता है कि तापमान और दाब के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, अर्थात ताप उच्च होगा तो दाब निम्न होगा। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है कि ताप भी उच्च है और दाब भी उच्च है। अब एक बात और समझें, जब दाब उच्च होगा तो यहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशा होगी, प्रतिचक्रवातीय दशा होगी। प्रतिचक्रवातीय दशा क्या होती है स्टूडेंट, देखें पवनें जब ऊर्ध्वगमन करती हैं, पवनें जब ऊर्ध्वगमन करती हैं तो चक्रवातीय दशा बनती है। क्या बनती है, चक्रवातीय दशा बनती है। क्यों ऐसा होता है, चक्रवातीय दशा यहाँ पर क्यों बनेगी, चक्रवातीय दशा इसलिए बनती है कि जब पवनें ऊर्ध्वगमन करती हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होता है। जब लो प्रेशर का निर्माण होगा तो बाहरी क्षेत्र से, बाहरी परिधि से पवनें यहाँ पर इस ओर इंटर करेंगी। जब इंटर करेंगे तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो पवनों का ये प्रवाह धीरे धीरे ये पवन ऊपर उठेंगी, ये चक्रवाती दशा। इसकी मैं गंभीर चर्चा साइक्लोन के चैप्टर में करूँगा। साइक्लोन के साथ एंटी साइक्लोन अर्थात प्रतिचक्रवात भी वहाँ पर होगा, इन दोनों की गहरी चर्चा वहाँ पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप ये समझ लें कि इसी के विपरीत जब पवनें अवतलित होती हैं, जब पवनें अवतलित होंगी तो जहाँ पर अवतलित होंगी वहाँ पर उच्च दाब होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। स्वाभाविक है जब हाई प्रेशर होगा तो इसके चतुर्दिक परिधीय क्षेत्र पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो जब लो प्रेशर होगा तो पवनों का प्रवाह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा, लो प्रेशर की ओर होगा। तो इसी को हम लोग प्रतिचक्रवाती दशा कहेंगे। और प्रतिचक्रवाती दशा का परिणाम क्या होगा कि मौसम साफ होगा, मौसम साफ होगा अर्थात बादलों का निर्माण नहीं होगा। तो जब बादलों का निर्माण नहीं होगा तो इसका मतलब कि इस पेटी पर वर्षा प्रभाविता भी क्या होगी, कम होगी, वर्षा प्रभाविता भी यहाँ पर कम होगी। अब इन्हीं तथ्यों के क्रम में एक तथ्य और समझने का प्रयास करें कि स्टूडेंट होता क्या था कि जब व्यापारी पहले अपने व्यापार के लिए अपनी बोट में, अपनी नाव में बहुत सारा सामान लेके जाते थे। अच्छा, इन सामानों के साथ घोड़े का व्यापार बहुत प्रचलित था। अब ये नाव जब इस उच्च दाब पेटी के समीप आती थी सागरीय क्षेत्र पर, तो चूंकि यहाँ पर प्रतिचक्रवाती दशा है, मौसम साफ है, तो उसका परिणाम क्या होता था, पवन प्रवाह मंद होगा। दाब अधिक है, पवन प्रवाह मंद होगा, तो नाव जैसे वाहनों के संचालन में निश्चित रूप से प्रॉब्लम आएगी। तो क्या होता था कि ये लोग अपनी नाव का वजन कम करने के लिए इसमें बैठे घोड़ों को उठा के समुद्री क्षेत्र में फेंक दिया करते थे। अब ये घोड़े मरते नहीं थे, तैरते रहते थे। जैसे ये नाव क्या करती थी, इस क्षेत्र को, इस पेटी के क्षेत्र को पार कर जाती थी तो फिर से अपने घोड़ों को उसमें लाद लिया करते थे। तो इस प्रक्रिया की वजह से इस पेटी का जो नामकरण किया गया वो कहा गया अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश। तो इस तरह से इसका अश्व अक्षांश भी एक नाम इसका पड़ता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने देखा कि ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण कैसे होता है और इसके फीचर्स क्या हैं। इस तरह से हमने देखा कि इसके फीचर्स क्या हैं। ओके, इस तरह से अब हम लोग देखेंगे उपोष्ण उच्च दाब पेटी के बाद की क्या स्थिति है, अगली पेटी की हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगली पेटी कहती है, जिसका नाम है उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी,
उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। तो उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की अवस्थिति क्या है, पहले देखें। अवस्थिति इसकी क्या है, तो मैंने आपको बोला कि 60 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो 60 and 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो चलिए हम लोग एक पेटी का निर्माण और यहाँ पर करते हैं। तो ये जो हमारी पेटी होगी, ये इसकी अवस्थिति क्या है, 60 to 65 डिग्री साउथ हो गई और यहाँ पर 60 to 65 डिग्री नॉर्थ है। इस पेटी का नाम क्या है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, जिससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति है, यहाँ पर निम्न वायुदाब है। अच्छा, जब निम्न वायुदाब है तो स्वाभाविक है प्रश्न उठता है कि आखिर यहाँ पर निम्न वायुदाब क्यों है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि यहाँ पर निम्न वायुदाब क्यों है। मैंने अभी आपको बताया कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी से धरातलीय क्षेत्र पर पछुआ पवनों का प्रवाह होता है, पछुआ पवनों का प्रवाह होता है और ध्रुवों से ध्रुवीय शीतल पवनों का प्रवाह होता है। तो इस तरह से ये दो स्वभाव की पवनें आपस में इस क्षेत्र पर जाके अभिसरित हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी, इनका कन्वर्जेंस होगा। तो क्या होगा कि जब दो पवनें सामने से मिलेंगी तो ये ऊपर की ओर टकरा करके ऊपर की ओर जाएंगी। जब ये टकरा करके ऊपर की ओर जाएंगी तो इसके निचले क्षेत्र पर अर्थात इस पेटी पर स्वाभाविक है कि कैसी स्थिति बनेगी, निम्न दाब की स्थिति बनेगी। यहाँ से निम्न दाब की स्थिति बनेगी। तो मैंने बोला कि आपको यहाँ से उठने वाली पवन की शाखा आकर के उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पर अवतलित होती है, ये बात हमने सीखी। तो ये यहाँ पर हमने सीखा कि इसके निम्न दाब का प्रमुख कारण क्या हुआ, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के निम्न दाब का प्रमुख कारण हुआ ध्रुवीय पूर्वा पवने तथा पछुआ पवनों के अभिसरण की वजह से यहाँ पर की स्थिति क्या आ गई, ये निम्न वायुदाब की पेटी हो गई। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात हमें और गहरे से समझना है कि पछुआ पवन प्रवाह, यहाँ पर देखें पछुआ पवन प्रवाह गर्म स्वभाव की होती है, ध्रुवों से चलने वाली पूर्वाध्रुवीय पवनें ठंडी स्वभाव की होती हैं। तो जब ये दोनों आपस में विपरीत स्वभाव वाली पवनें मिलेंगी तो वहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक शब्द आपको जानना होगा, वाताग्रीय दशा उत्पन्न होती है। कैसी दशा होती है, वाताग्रीय दशा होती है। ये वाताग्र क्या है, इनकी चर्चा मैं गहरे से करूँगा फ्रंट जनरेशन के समय में, इनको हम लोग फ्रंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर इनकी वाताग्रीय दशा भी यहाँ पर उत्पन्न होती है। अब एक बात समझें, होता क्या है कि इस क्षेत्र पर 60 to 65 के क्षेत्र पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन दोनों क्षेत्रों पर गर्म महासागरीय धाराओं और ठंडी महासागरीय धाराओं का संचलन होता है। तो गर्म महासागरीय धाराएं स्वभाव से अधिक तापमान की होती हैं, तो वो जिस क्षेत्र में जाएंगी तो वहाँ पर क्या होगा कि गर्मी बढ़ा देंगी। तो इस क्षेत्र पर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में गर्म महासागरीय धाराओं की प्रभाविता अधिक होती है। तो इस प्रभाविता की वजह से भी यहाँ पर तापमान कुछ ऐसा बनता है कि निम्न वायुदाब का यहाँ पर निर्माण होता है। अर्थात इसके निम्न वायुदाब के निर्माण में महासागरीय धाराओं का भी योगदान हुआ। इस क्षेत्र में महासागरीय धाराओं का भी योगदान हुआ। अब स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान रखना है कि उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध पर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि दक्षिणी गोलार्ध में स्पष्ट है। अच्छा, इसका कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट होने का कारण ये है कि इस
अक्षांशीय पेटी पर दक्षिणी गोलार्ध में जल ही जल है, महासागरीय क्षेत्र है और यहाँ पर स्थल खंडों की अधिकता है। तो महासागरीय क्षेत्र क्या होता है? होमोजेनस सरफेस होता है, समांगी धरातल वाला होता है, जिसकी वजह से तापमान विषमता बहुत कम होती है और ये पेटी स्थिर स्वभाव में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इससे खूब प्रश्न बनते हैं और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? इसकी स्पष्टता है। किसकी? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की अधिक स्पष्टता कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध पर। अधिक स्पष्टता यहाँ पर इसकी कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध पर। अब स्टूडेंट एक फैक्ट और आप समझ लें, इससे होता क्या है कि प्रशांत महासागर में अल्यूशियन द्वीप है, जहाँ पर से बेरिंग, अब यहाँ पर मैप नहीं है, नहीं मैं उस चीज़ को और आपको स्पष्ट करता, आगे चल के स्पष्ट करूँगा। फिलहाल यहाँ पर इतनी बात समझ लें कि अल्यूशियन द्वीप समूह के पास, प्रशांत महासागर के अल्यूशियन द्वीप समूह के पास और अटलांटिक महासागर के आइसलैंड के पास ये पेटी अधिक स्पष्ट रूप से पाई जाती है, अधिक स्पष्ट रूप से पाई जाती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और ये जो दोनों शब्द मैंने बताया है, ये उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के पास अल्यूशियन द्वीप और अटलांटिक महासागर के आइसलैंड, ये दोनों उत्तरी गोलार्ध में पाए जाएंगे। तो ये पॉइंट बनता है कि अल्यूशियन द्वीप समूह व आइसलैंड के पास इनकी स्थिति क्या है? अधिक स्पष्ट है, अधिक स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। तो इसको भी नोट कर लेंगे स्टूडेंट, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने अगली पेटी के बारे में पढ़ा, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब इस तरह से हम लोग अगली पेटी की ओर चलेंगे, जिसका नाम है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ध्रुवीय क्षेत्र पर, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, ध्रुवीय क्षेत्र पर 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की जो पेटी है, 80 डिग्री से 80 to 90 डिग्री की जो पेटी है, वो है हमारी कैसी? ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। तो यहाँ पर इसके नामकरण से ही यह बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर दाब कैसा है? उच्च है। तो अच्छा स्टूडेंट, अब जरा सा इस बात को समझें कि इसके पीछे उच्च दाब तो है, उच्च दाब यहाँ पर हुआ, और इसकी अवस्थिति क्या हुई? इसकी अवस्थिति हुई 80 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ये इसकी अवस्थिति हो गई। अब हम इसके कारणों पर प्रकाश अगर डालें तो ध्रुवीय क्षेत्र की ये जो पेटी है, ये उच्च दाब की क्यों है? तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया है कि सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर। लेकिन अब क्या होता है, सूर्य उत्तरायण की ओर आभासी गमन करता है और दक्षिणायन की ओर भी आभासी गमन करता है। ये उत्तरायण दक्षिणायन क्या है, ये मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बाखूबी समझाया है, वहाँ विजिट करेंगे तो ये बातें स्पष्ट होंगी। यहाँ विषयांतर न करते हुए हम अपने मुख्य बिंदु की ओर चलेंगे। ये हमारा सन है। अब स्टूडेंट देखें कि ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि सूर्य की किरणें जितना झुकाव लेते हुए पड़ेंगी तो सूर्य तप की मात्रा उतनी कम होगी। अब क्या होता है कि मान लीजिए सूर्य की स्थिति कर्क रेखा तक आई, कर्क रेखा और मकर रेखा तक आई, फिर भी सूर्य की किरणें अत्यधिक झुकाव लिए हुए यहाँ पर पड़ती हैं। अगर मैं सूर्य को और बड़ा बना दूं तो भी आप देखेंगे कि अत्यधिक झुकाव लिए हुए
इतना झुकाव इनमें है, इतनी डिग्री का झुकाव है। तो अब ये इतना जो झुकाव है तो इसकी वजह से क्या होता है, सूर्य तप यहाँ पर अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। तो जब सूर्य तप अल्प मात्रा में प्राप्त होगा तो यहाँ पर पवन की स्थिति क्या होगी, वायु की स्थिति क्या होगी, अत्यधिक शीतल होगी, इतनी शीतल होगी कि वो फ्रिज्ड होगी। और इसी वजह से जब मैंने इसकी तापमान पेटियों का डिवीज़न किया था तो स्पष्ट किया था कि इसको हम लोग फ्रिजिड जोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हिमाच्छादित क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर की जो पवनें हैं वो अत्यधिक शीतल होंगी, और जब अत्यधिक शीतल होंगी तो सिद्धांत है कि वो भारी होंगी। एक बात तो अत्यधिक शीतल और भारी पवनें अत्यधिक उच्च वायुदाब यहाँ पर क्रिएट कर देती हैं। दूसरी बात समझें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि दोनों ये कारण बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव लेके पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो जब ये घूर्णन करेगी तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर पृथ्वी का व्यास अधिक है, सर्वाधिक व्यास है, और ध्रुवीय क्षेत्रों पर इसका व्यास कम है। तो ध्रुवीय क्षेत्र पर इसके गति की वजह से अभिकेंद्रीय बल आरोपित होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाई होता है। तो जिसकी वजह से स्वाभाविक रूप से इसमें क्या है कि वायुदाब अधिक होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है स्टूडेंट, लेकिन ज्योग्राफी क्या कहती है, ज्योग्राफिकल साइंस के जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र की निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का जन्म तापीय कारणों से है, ना कि पृथ्वी के गतिक कारणों से है। तो अब ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ये बात सिद्ध हो गई कि सूर्य की किरणें यहाँ पर वर्ष भर इतनी तिरछी पड़ती हैं कि अल्प मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है, जिसका परिणाम है 6 महीने दिन और 6 महीने रात। ये मैंने आपको बताया है। हिमाच्छादित क्षेत्र है, तो जब हिमाच्छादित क्षेत्र है, टेम्परेचर अत्यधिक डाउन है, उसकी स्थिति क्या है कि वहाँ पर व्याप्त वायु अत्यधिक शीतल है, जो कि अधिक दाब आरोपित कर रही है। लेकिन अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी भी प्रश्न लिखना पड़े तो आप ये कहेंगे कि यद्यपि कि ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का जन्म तापीय कारणों से है, फिर भी गतिक कारणों को नकारा नहीं जा सकता, गतिक कारणों को नकारा नहीं जा सकता। ये बात स्पष्ट रूप से आप लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत डिग्निफाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये सारी पेटियों की चर्चा हमने कर ली, तो अब यहाँ पर अंतिम में एक बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि 2 सिद्धांत बनते हैं। एक तो तापजन्य पेटियां और गतिजन्य पेटियां, इन दोनों की चर्चा हुआ करती है। तो तापजन्य पेटियों में आप यहाँ चीज इसको 2 भाग में बांट दीजिए और अच्छे से लिख दीजिए कि तापजन्य पेटियों में भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी ये होगी, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये दोनों क्या है, तापजन्य पेटियां हैं। और गतिजन्य पेटियां कौन कौन सी हैं, तो इसको समझें कैसे। इसको हम लोग देखेंगे कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी व उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी या पेटियां कुछ भी कर सकते हैं।
प्लूरल इसलिए करना है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में वो पाई जाएंगी, तो एक से ज़्यादा होंगी, इसलिए पेटियां अगर करेंगे तो कोई बुराई नहीं है, ये ठीक रहेगा। आप पेटियां यहाँ पर कर दें, यहाँ भी मैं पेटियां कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गतिजन्य पेटियां, तापजन्य पेटियां। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी इनका विश्लेषण आप करेंगे और ये विषय आया इसको डिस्क्राइब करने का, तो आप कहेंगे कि इनके पीछे तापजन्य कारण है, तापजनित कारण है, फिर भी गतिक कारणों को नकारा नहीं जा सकता। इसके संदर्भ में आपको सदैव लिखना है कि यद्यपि गतिजन्य कारण अत्यधिक प्रभावी है, फिर भी तापजन्य कारणों को नकारा नहीं जा सकता। इन कारणों को फिर से आप समझ लें स्टूडेंट। मैंने आपको बताया कि इस पेटी का, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का जन्म कैसे हो रहा है। यहाँ पर सूर्य तप अधिक है, तापमान अधिक है। तेजी से मैं समझाता हूँ, रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तापमान अधिक होने से संवहनिक क्रियाएं हैं, ऊपर उठने वाली पवनें ऊपर हल्की होकर उठ रही हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर निम्न वायुदाब बन रहा है, दोनों तरफ से व्यापारिक पवनों का कन्वर्जेंस हो रहा है, संवहनिक क्रिया है, तो निम्न वायुदाब है, तो इसका तापजन्य हो गया। इसी तरह से ध्रुवीय क्षेत्र पर भी अत्यधिक कम तापमान होने की वजह से वायु भारी है, शीतल है, भारी है, इसलिए वो अधिक दाब दे रही है, तो यहाँ पर भी तापजन्य हो गया। ये भी पेटी तापजन्य, ये भी पेटी तापजन्य। लेकिन इनके लिए मैंने क्या बोला कि ये गतिजन्य पेटियां हैं। उपोष्ण उच्च दाब और उपध्रुवीय निम्न दाब क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ से उठने वाली संवहनिक धाराएं पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से अवतलित हो जाती हैं। इसी तरह से यहाँ से उठने वाली पवनें गतिजन्य प्रभाव से अवतलित हो जाती हैं इस पेटी पर। तो इसका मतलब इन दोनों पेटियों का जो निर्माण हो रहा है, इन पेटियों का जो निर्माण हो रहा है, इन दोनों पेटियों का, वो किस कारण से हो रहा है? इस पेटी का और इस पेटी का पृथ्वी के गतिक कारण से। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया? गतिजन्य पेटियां और तापजन्य पेटियां। तो इस तरह से स्टूडेंट प्रेशर बेल्ट की इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप एक एक चीज़ का रिवीजन करेंगे। और स्टूडेंट हाँ, जाते जाते ये भी समझ लें कि हंसध्वनि IAS के चैनल में प्रश्नमाला सीरीज प्रारंभ है। प्रश्नमाला सीरीज में बहुत ही डिग्निफाइड क्वेश्चंस को रखा गया है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के साथ साथ प्रश्नमाला में ज़रूर विजिट करें, एक बार उनको समझें, पढ़ें और तैयार करें, तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप लगभग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह से इस क्लास का मैं समापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।